So hello guys, क्या हाल है आप सभी के? I hope you all are doing well. So as I promised, today we are here to revise questions and answers of forex. ठीक है जी. forex के कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द रिवीजन वीडियोस में, जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और नॉर्मली भी अगर आप देखते हो तो लेटेस्ट लास्ट 2 और 3 वीडियोस में वो वीडियोस आपको दिख जाएंगी. ठीक है. सो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अभी रिवाइज नहीं करें एंड यू थिंक दैट बिफोर रिवाइजिंग क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की ज़रूरत है, देन आई विल रिकमेंड यू वॉचिंग दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स आपके वेल वर्स्ड हैं बट यू ओनली वॉन्ट टू रिवाइज क्वेश्चंस, तो आपको ये वीडियो पे मेरे साथ कंटिन्यू करना है. एंड बिफोर कंटिन्यूइंग दिस रिविजन वीडियो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट नोट्स हैंडी रखिए. ये कॉन्सेप्ट नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं. फोरेक्स के बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं. तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. आप वहाँ पर जाकर इसको रेफर कर सकते हैं एंड प्रिंट ले सकते हैं. ठीक है. प्रिंट नहीं लेना तो आप उसको अपने फ़ोन में भी चलाकर बैठ सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो रिविजन ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद मी. ठीक है जी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ द क्वेश्चंस इटसेल्फ. सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है. मैं इसको फुल स्क्रीन पे लगा रहा हूँ. टेक 10 सेकेंड्स एंड रीड दिस क्वेश्चन. फिर आप ये क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे. हाँ जी. सो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया होगा. सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, एक बॉन्ड है जिसका प्राइस आपको दे रखा है अ ईयर बिफोर मैच्योरिटी इज $5,000. ठीक है. $5,000 आपको बॉन्ड का प्राइस दिया हुआ है और वो बता रहा है कि आपको रिडेम्पशन वैल्यू बॉन्ड की मिलेगी $5,250. ठीक है. एंड आपको $350 का इंटरेस्ट मिलने वाला है सेम बॉन्ड पे. तो वो बोल रहा है कि अगर डॉलर 2% से अप्रिशिएट होता है तो आपको क्या रिटर्न मिलने वाली है, आप वो रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ. इस क्वेश्चन में देयर इज अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आप यूएसए से हो कि आप इंडिया से हो, ये चीज़ आपको बताई नहीं गई. सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको दोनों तरीके से आंसर निकाल कर आना है एग्जाम में टू गेट फुल मार्क्स. ठीक है. सो अगर देखो, अगर आप यूएसए से हो, चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर जब आप इंडिया में होते हो, इंडिया में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी बॉन्ड में या फिर कहीं पे भी एफडी में पैसे लगाते हो, तो आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू कुछ भी मिलती है आईएनआर में ही मिलती है. आप इंडिया में आईएनआर में इन्वेस्ट करते हो, आईएनआर में रुपए मिलते हैं, आईएनआर में आपको आपका रिटर्न मिलता है. तो क्या आप सोचते हो कि यार फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फ्लक्चुएशन हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं ना. उस केस में आपको सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है. आपको बस ठीक है, आपने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 का आपको 12,000 रुपये मिल गया, प्लस आपको इंटरेस्ट मिल गया थोड़ा बहुत 2,000 रुपये का, तो यानी कि आपको 4,000 रुपये का मुनाफा हो गया. 4,000 डिवाइड बाई 10,000 आप करोगे, इंटू 100 करोगे, आपका रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ जाएगा. इंडिया में तो आप यही करोगे ना, लेकिन आप ये तो नहीं सोचोगे कि फॉरेक्स में क्या फ्लक्चुएशन चल रहा है, उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो सिमिलरली जब आप यूएसए में हो, क्या आपको फर्क पड़ेगा डॉलर में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, प्राइस में क्या नहीं आ रही? नहीं ना. तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 2% के एप्रिसिएशन से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए. तो आपको करना क्या है कि आपको क्या क्या रिटर्न मिली आपको ये निकालना है डॉलर में व्हेन यू आर इन यूएसए. तो आपको एक तो $350 का इंटरेस्ट मिला, सेकंड आपको $250 का कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, यानी कि 5,000 रुपये का बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करे तो 5,250 आपको बॉन्ड रिटर्न रिडेम्पशन वैल्यू दे रहा है. ठीक है. सो आपको $250 का एप्रिसिएशन प्लस $350 का, आपको $250 का एप्रिसिएशन प्लस $350 का इंटरेस्ट, ये दोनों मिलाकर $600 हुए. यू आर गेटिंग $600. सो 5,250 माइनस 5,000 प्लस 350 आप करते हो तो ये आपका 600 निकल कर आता है. 600 डिवाइड बाई 5,000 करते हो, इंटू 100 करते हो, 12% का आपको रिटर्न मिलेगा. दैट मीन्स यू आर गेटिंग 12% का रिटर्न. बट अब आप इंडिया में हो, इंडिया में आपको क्या है, इंडिया में जब आप इंडिया में हो तो आपको डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, तो दैट मीन्स रुपी एप्रिशिएट हो रहा है. अब आपके पास डॉलर में एक्सपोजर है, आपने इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में कर रखी है. मान के चलो अगर आपको डॉलर का प्राइस 80 रुपीज़ है. अब मैंने बोला डॉलर एप्रिशिएट कर गया 2% से, तो 2% से डॉलर एप्रिशिएट करा तो 80 रुपये से क्या हो जाएगा, 81.6 रुपीज़. 80 प्लस 2% आप करते हो तो 81.6 मिल जाएगा. आपको 80 रुपये मिलने थे $1 के अगेंस्ट, अब आपको 81.6 रुपीज़ मिलेंगे $1 के अगेंस्ट. क्या आपको मुनाफा हुआ? यूएसए में 2% एप्रिशिएट होने से, यूएस डॉलर का 2% का एप्रिसिएशन होने से क्या आपको मुनाफा हो रहा है? बिल्कुल मुनाफा हो रहा है. तो 2% का गेन मिलेगा आपको, राइट. तो 12% में आपको 2% जोड़ने हैं. सो 1.12 दैट इज योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. 1.12 आपको वैसे मिल रहा है, प्लस उसके ऊपर 2% यानी कि 1.02 या फिर 102% से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी मिल रहा है. इतना रिटर्न मिलेगा. -1 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मैंने -1 कर दिया, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट हटा दिया ताकि मेरा टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ जाए. तो मेरे को टोटल रिटर्न इस केस में मिल रही है 14.24%. अंडरस्टूड.
हाँ, बस इसमें ये दिक्कत है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है तो दैट मीन्स रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, वो 2% माइनस करके आ जाते हैं। लेकिन आपको दिमाग ऐसे लगाना है कि आपके पास तो डॉलर एक्सपोजर है, डॉलर आपको मिल रहा है, दैट मीन्स डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो आपको, हाँ भले ही रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और आपका एक्सपोजर भी डॉलर में, आपको डॉलर मिलने हैं, तो दैट मीन्स आपको ज्यादा रुपए मिलेंगे, तो आपको फायदा है। इसी वजह से हमने यहाँ पे 2% ऐड करा, तो रिटर्न बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। ABN एमरो बैंक एम्स्टरडेम का एक बैंक है, उसको 15 मिलियन रुपीज परचेज करने हैं। दे वांट टू परचेज रुपीज 15 मिलियन अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। 15 मिलियन रुपीज एम्स्टरडेम के बैंक को खरीदने हैं। दे वांट टू बाय रुपीज। उसके लिए वो क्या दे रहे हैं? वो डॉलर दे रहे हैं। दे आर रेडी टू सेल डॉलर्स अगेंस्ट रुपीज, ठीक है, फॉर फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, इसको छोड़ो। विद द कैनरा बैंक, आप कैनरा बैंक को समझ के चलो, न्यू दिल्ली। अज्यूमिंग दैट इंटरबैंक रेट, जो कैनरा बैंक ने जो कोट करा वो यूएस डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 51 रुपीज 3625 पैसा और 3700 पैसा, ठीक है, 51 रुपीज 37 पैसा। वट वुड बी द रेट कैनरा बैंक वुड कोट? ये पूछ रहे हैं कि कैनरा बैंक इस ट्रांजेक्शन में बिड रेट लगाएगा कि आस्क रेट लगाएगा, इसमें से कौन सा रेट कोट करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। वुड कोट टू द एमरो बैंक। फर्दर, इफ द डील इज स्ट्रक, वट वुड बी द इक्विवेलेंट यूएस डॉलर अमाउंट जो आपको यूएस डॉलर मिलेंगे रुपीज बेचने के की वजह से। तो आपको इस केस में दो चीजें पूछी हैं। एक तो ये पूछा है बिड रेट लगेगा कि आस्क रेट लगेगा, ठीक है जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा वीडियो लैग कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो इसमें दो चीजें पूछी हैं। एक तो आपसे ये पूछा गया है कि बिड रेट लगेगा कि आस्क रेट लगेगा। जो भी रेट लगेगा फिर उसको 15 मिलियन रुपीज को आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो। सिंपल सी दो रिक्वायरमेंट है। अब आप कैनरा बैंक हो, आपको कैनरा बैंक के हिसाब से सोचना है। कैनरा बैंक कोटेशन दे रहा है डॉलर इज इक्वल टू 51। कैनरा बैंक की कोटेशन क्या है? कैनरा बैंक कोटेशन दे रहा है $1 इज इक्वल टू 51.3625, ठीक है, डैश 51.3700। ये कैनरा बैंक की कोटेशन है। अब आपको एज ए कैनरा बैंक डॉलर के हिसाब से सोचना है, क्या आपको डॉलर मिलेंगे या आप डॉलर बेचोगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, ठीक है। अब आप देखो, सामने वाली पार्टी जो कि एम्स्टरडेम का बैंक है, उसको रुपी खरीदने हैं, दे वांट टू परचेज रुपी, उसके अगेंस्ट वो आपको डॉलर देंगे। सो एज ए कैनरा बैंक आपको डॉलर देंगे, दैट मीन्स यू आर बाइंग डॉलर, आपको डॉलर मिल रहा है। तो आप एक दिमाग लगाओ, आप जब बैंक हो, यू आर बैंक, मतलब यू आर सेलर, मतलब ठीक है, आप मतलब खरीदना सामने वाले को है, तो अटकी आपकी नहीं है, फंसे आप नहीं हो, फंसा सामने वाली पार्टी हुई है। तो आपको हमेशा अपना फायदा देखना है। एज ए कैनरा बैंक आपको अपना फायदा देखना है। अगर आपको फायदा होगा तो ही आप डील में जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे, क्योंकि डील तो सामने वाला लेकर आया ना आपके पास, आप नहीं गए थे लेने लेके, ठीक है। तो इस केस में आपको यूएस डॉलर मिलेंगे। डॉलर के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्यों? क्योंकि यहां पर बेस करेंसी जो है वो डॉलर है। थिंक फ्रॉम द डॉलर्स पर्सपेक्टिव। अब आपको डॉलर मिलेंगे और आप उसको रुपी दोगे, राइट। तो डॉलर आपको मिलने वाले हैं, सो यू आर बाइंग डॉलर। सस्ते में खरीदोगे कि महंगे में खरीदोगे? डॉलर सस्ते में खरीदोगे। सो इसीलिए 51.3625 का बिड रेट लगाएंगे हम। देखो 51.3625 हमने यूज करा है। इस तरीके से आपको सोचना है। अब मैंने आपको दूसरी चीज ये बताई थी कॉन्सेप्ट वीडियो में कि भाई जब आपको जो चीज कन्वर्ट करनी है, मतलब अब इसको मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं अब रुपीज के अंदर, ठीक है, सॉरी डॉलर्स के अंदर 15 मिलियन को, तो जो चीज आपको कन्वर्ट करनी है उसकी करेंसी देखो रुपीज में है। फिर राइट हैंड साइड वाली करेंसी देखो, आपको 51.3625 ये लगाना है ना, राइट हैंड साइड वाली करेंसी देखो। राइट हैंड साइड से मेरा मतलब ये है कि इसको एक बार भूल जाओ। राइट हैंड साइड से मेरा मतलब है इन दोनों में राइट हैंड साइड कौन सा है, देखो, ओहो हाँ, इन दोनों में राइट हैंड साइड कौन सा है? रुपी, ये वाली, यानी कि अदर करेंसी। राइट हैंड साइड से मतलब अदर करेंसी देखो। सो आपको अदर करेंसी देखनी है और जिस चीज को कन्वर्ट करना है वो देखना है। दोनों अगर सेम है तो डिवाइड कर दोगे। अगर दोनों अपोजिट है, यहां पर रुपी होता, यहां पर डॉलर होता, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अपोजिट अट्रैक्ट्स, ऐसे याद रखना है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन का मतलब चीज बढ़ेगी मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। सो रुपीज और डॉलर अगर होता तो मल्टीप्लाई करते, बट सिंस इस केस में रुपीज एंड रुपीज है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 15 मिलियन डिवाइड बाय 51.3625 हमने करा, तो यूएस डॉलर 294,041.86 निकल कर आया। दैट इज योर आंसर। ऐसे ही ने और वाले तरीके से भी दे रखा है, पहले इस कोट को इनडायरेक्ट कोट में चेंज करा, फिर मल्टीप्लाई करा, तो इतना क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, सीधा डिवाइड करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जंप अपॉन करते हैं। फटाफट आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा।
एम्स्टरडैम का बैंक है, XYZ लिमिटेड, बैंक ऑफ एम्स्टरडैम, उसको 25 मिलियन रुपीस खरीदने, फिर से खरीदना चाहता है, और खरीदने के 25 मिलियन रुपीस खरीदेगा और वो बेचेगा क्या, देगा क्या, पाउंड, ठीक है। फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट एंड दे हैव क्रेडिटेड लोरो अकाउंट विद द बैंक ऑफ लंडन, ये सारी लाइन आप इग्नोर मारिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पाउंड क्रेडिटेड, दैट मींस इज ट्राइंग टू आस्क, अगर वो 25 मिलियन रुपीस खरीदना चाहता है तो वो उसके अगेंस्ट कितने यूरोज, सॉरी कितने पाउंड्स देगा। वो चाहता है रुपीस खरीदना तो कुछ ना कुछ तो देगा, दैट मींस इन दिस पर्टिकुलर केस इज सेइंग ही इज गिविंग पाउंड, तो वो कितने पाउंड देगा वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। वो कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पाउंड्स टू बी क्रेडिटेड, ऑन गोइंग इंटरबैंक रेट्स आपको दे दिए, $1 इज इक्वल टू 61.3625 और उसका आस्क रेट दे दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पाउंड के हिसाब से भी आपको रेट दे दिया। अब ना ये रेट्स को मैंने यहां पर लिख दिया थोड़ा सा तरीके से ताकि आपको पढ़ने में सिंप्लिसिटी हो, ठीक है, और कुछ नहीं। अब आपको ना सबसे पहले ये सोचना है कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है। आपको रिक्वायरमेंट है रुपीस खरीदने की, और आपको रुपीस खरीद के बेचना क्या है, आपको पाउंड देना है, पाउंड दोगे और रुपीस खरीदोगे। अब आप एम्स्टरडैम के बैंक हो, एम्स्टरडैम में रहते हो, तो आपको क्या कोटेशन को ऐसे लिखना चाहिए, 1 पाउंड इज इक्वल टू कितने रुपीस, क्या आपको ये ढूंढना है? ढूंढना तो यही है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, 1 रुपीज इक्वल टू कितने पाउंड, हमें ये निकालना चाहिए। सर ऐसा क्यों सर, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। सर हम तो इंडिया के हैं सर, हमें तो ऐसे ढूंढना ज्यादा अच्छा लगता है। अरे भाई आप इंडिया के हो, लेकिन आप सोचो जो बैंक है वो एम्स्टरडैम का है, वो एम्स्टरडैम का है, तो उसके लिए डायरेक्ट कोट क्या होगा, उसके लिए डायरेक्ट कोट ये होगा 1 रुपीज इक्वल टू कितने पाउंड्स, 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मच पाउंड, दिस इज डायरेक्ट कोट फॉर हिम। अगर इंडिया में आपके लिए $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज डायरेक्ट कोट होता है, दैट मीन्स अगर बेस करेंसी जो होती है वो फॉरेन करेंसी हो तो डायरेक्ट कोट होता है। तो एम्स्टरडैम वाले के लिए ₹1 इज फॉरेन करेंसी, तो उसको तो ये वाला कोट अच्छा लगेगा, तो वो इस कोटेशन की टर्म्स में ढूंढना चाहता है। तो आपको ढूंढना क्या है, यू हैव टू फाइंड 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मच पाउंड, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस 1 रुपी बॉटम में आ गया, ऊपर पाउंड आ गए, आपको ये ढूंढना है। अब ये ढूंढने के लिए हम क्रॉस रेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि देखो हमें 2 कोटेशंस दे रखी हैं, 2 कोटेशन दी हैं डॉलर और पाउंड की, है ना। तो सबसे पहले आप सोचो कि यार बॉटम में क्या आना चाहिए, बॉटम में या तो रुपीज आना चाहिए और टॉप में आना चाहिए पाउंड, है ना। तो रुपी बॉटम में आना चाहिए। अब रुपी वाली कोटेशन देख लो, रुपी वाली कोटेशन ये दी हुई है डॉलर, ये कैसे दिया हुआ है हमें, ये रुपी अपॉन डॉलर ऐसे दिया हुआ है, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में डॉलर बॉटम में आ रहा है, डॉलर बॉटम में आ रहा है, लेकिन हमें बॉटम में चाहिए क्या, रुपी चाहिए, तो हम इसको इन्वर्स करके लिख देंगे, डॉलर अपॉन रुपी, इन्वर्स करके लिख दिया, क्योंकि हमें नीचे तो रुपी चाहिए ना। देखो जो निकालना है उसके हिसाब से सोचो। अब टॉप पे आपको पाउंड चाहिए, लेकिन यहां पर आपको यहां पर पाउंड टॉप में नहीं दिया हुआ, दूसरे कोटेशन में आपको जो पाउंड है वो बॉटम में दिया हुआ है, अगेन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। सो दिस इज डॉलर अपॉन पाउंड, ऐसे करके कोटेशन दिया हुआ है। तो क्या हम इसको भी रिवर्स करेंगे, इसको भी रिवर्स करेंगे, तो हमने इसको भी रिवर्स कर दिया, पाउंड ऊपर कर दिया, क्योंकि यहां पर पाउंड नीचे है, हमें ऊपर लेके जाना है इसको, तो हमने इसको भी रिवर्स कर दिया, और ये हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करा, डॉलर से डॉलर कट जाएगा, पाउंड अपॉन रुपी बच जाएगा। दिस इज योर इन क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में भी समझाया हुआ है। अब ये तो सर समझ में आ गया, सर रेट कौन सा लेना है, बिड लेना है कि आस्क लेना है, बिड लेना है कि आस्क लेना है, ये तो बताओ। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पानी वानी पी के ध्यान से सुनना। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखो आप एम्स्टरडैम के बैंक हो, आपको क्या चाहिए, यू वॉन्ट टू बाय रुपी। अब आपको रुपी चाहिए, तो आप एम्स्टरडैम के बैंक में आपको रुपी चाहिए, तो आपके पास तो देने के लिए क्या है, आपके पास देने के लिए यूरोज है ना, सॉरी पाउंड्स है ना, पाउंड्स। तो आप पाउंड वाली कोटेशन में गए, पाउंड वाली कोटेशन में गए, आपने बोला पाउंड ले लो, रुपी दे दो, बोले रुपी तो नहीं है भैया, डॉलर है। कह रहे जो है वो दे दो यार, रुपी नहीं है, ठीक है आप मेरे को डॉलर दे दो, मैं डॉलर कहीं और ले जाकर रुपी में कन्वर्ट करवा लूंगा। उसने ये बात बोली, उसने पाउंड दिए, पाउंड देगा, डॉलर खरीदेगा। एम्स्टरडैम वाला बैंक जो है वो पाउंड देगा और डॉलर खरीदेगा। अब डॉलर खरीद रहा है, पाउंड बेच रहा है, एम्स्टरडैम वाला बैंक जो है वो पाउंड बेच रहा है। तो अब आपको ये समझना है, जब मैं पाउंड बेच रहा हूं, मतलब एज ए कस्टमर, एम्स्टरडैम वाला बैंक हूं मैं, एज ए कस्टमर जब मैं चीज कुछ बेचता हूं तो मेरे को पैसे कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे? कस्टमर की तो हमेशा वाट लगनी है, कस्टमर को हमेशा कम रेट मिलेगा अगर वो कुछ बेचने जा रहा है तो
तो मैं इस पर्टिकुलर केस में मेरे को पाउंड देने हैं, मैं पाउंड बेचने जा रहा हूँ, पाउंड बेचूंगा, मेरे को कम रुपीज मिलेंगे, मेरे को कम कोटेशन, मतलब मेरे को सस्ते डॉलर मिलेंगे, कम डॉलर मिलेंगे, तो मेरे को ये वाला कोटेशन यूज करना है। तो यहां पर मैं इस पर एक बार ग्रीन हाईलाइट कर देता हूं दैट आई हैव टू यूज दिस कोटेशन इन दिस पर्टिकुलर केस। अब मैंने 1.5260 डॉलर मतलब मैंने पाउंड देके डॉलर रिसीव कर लिए। अब मेरे को डॉलर तो चाहिए नहीं, अब मेरे को चाहिए रुपी। अब मैं डॉलर लेके दूसरे बैंक में जाऊंगा, मैं बोलूंगा अरे मेरे पास डॉलर है, मेरे को रुपी चाहिए। बोल रहा है ठीक है मेरे पास डॉलर है, दैट मीन्स नाउ आई एम सेलिंग डॉलर। मैं फिर से डॉलर सेल कर रहा हूं। यहां पर अगर मेरे को रुपी चाहिए तो मैं डॉलर बेचूंगा, रुपी ले लूंगा। अगेन एज अ कस्टमर एम्स्टरडैम बैंक जो है वो डॉलर वाली कोटेशन पे गया और वो बोला डॉलर ले लो, रुपी दे दो। अब मैं फिर से डॉलर बेच रहा हूं। आपको बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है मैं क्या कर रहा हूं। मैं डॉलर बेच रहा हूं तो मेरे को फिर से क्या सस्ते, मेरे को पैसे रुपीज ज्यादा देगा वो सामने वाला, कम देगा, मेरी तो वाट लगाएगा वो, मेरे को कम रुपीज देगा। सो दैट मीन्स मेरे को 61.3625 रुपीज देगा, कम पैसे देगा। तो मैंने 61.3625। अब मेरे को ये वाली कोटेशन यूज करनी है दोनों केस में, ये तो मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्रॉस रेट यहां पर लगा रखा था। यहां पे सबसे पहले अब आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउ यहां पर भी आपने कोटेशन को रिवर्स करा था, यहां पर भी कोटेशन को रिवर्स करा था, ये मैंने आपको बताया था, राइट। अब मेरे पास सबसे पहले इस कोटेशन में वैल्यूज पुट करनी है। पाउंड अपॉन डॉलर, मतलब पाउंड अपॉन डॉलर वाली कोटेशन में मेरे को पुट करनी है वैल्यू, और मेरी पाउंड अपॉन डॉलर वाली कौन सी है, ये वाली है। तो मैंने यहां पर इसको रिवर्स करा था, तो यहां पर भी रिवर्स कर दिया, 1.5260 1 डिवाइड बाय 1.5260 करके लिख दिया। इसमें भी कोटेशन को रिवर्स करके लिखा है, क्योंकि यहां पर ये डॉलर और रुपी वाले में जो इन्होंने मेरे को दे रखा है, $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपी, ऐसे लिख कर दिया हुआ है। दैट मीन्स डॉलर इज इन डिनोमिनेटर इन कोटेशन, लेकिन मेरे को डॉलर ऊपर चाहिए, तो मैंने रिवर्स करा। अगेन यहां पर 1/3625 मैंने यूज करा, बट रिवर्स करके। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 रुपी इज इक्वल टू पाउंड निकल कर आ गए 0.0107, मतलब कुछ आप कैलकुलेशन करोगे तो कुछ लंबी अमाउंट निकल कर आएगी, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है 4 डेसिमल्स पे। सर 4 डेसिमल्स पे क्यों राउंड ऑफ करा? अरे अब क्वेश्चन में देखो, हर जगह पे क्वेश्चन में हर जगह पे अगर आप देखो आईसीआई ने जो कोटेशंस दे रखी हैं वो 4 डेसिमल्स तक दी हुई हैं, तो हम भी तो 4 डेसिमल्स पे ही राउंड ऑफ कर देंगे फिर। दैट इज द पॉइंट ओनली। हमें सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन अगर 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर रहा है, हम भी 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर देंगे। अगर कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख के दे रहा है कि नहीं आप 4 डेसिमल पे नहीं, 3 डेसिमल पे, 2 डेसिमल पे या 5 डेसिमल पे करो, हम उस हिसाब से कर देंगे। बट यहाँ पर कुछ दिया नहीं, तो हम क्वेश्चन ने जैसे राउंड ऑफ करा हुआ हमने वैसे कर दिया, तो ये वैल्यू निकल कर आई। अब देखो ये निकल कर आ गया। अब आपको ना फाइनल 25 मिलियन रुपी को कन्वर्ट करना है पाउंड्स में। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इन पाउंड्स। अब मैंने आपको बताया था आपको राइट हैंड साइड वाली करेंसी देखनी है। इसमें राइट हैंड साइड वाली करेंसी कौन सी है? पाउंड है। पाउंड जो मैंने निकाला 1 रुपी इज इक्वल टू 0.0107 जो मैंने निकाला, इसमें राइट हैंड साइड वाली करेंसी क्या है? पाउंड है। अब मैं पाउंड को, और यहां पर देखो जिस चीज को कन्वर्ट करना है वो रुपी है, दोनों अपोजिट हो गए तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने आपको बताया अगर दोनों अपोजिट होता है अट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों अपोजिट है पाउंड एंड रुपी, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने 25 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दिया 0.0107 के साथ, मेरा आंसर निकल कर आ गया 267,500। अब देखो आईसीआई ने भी वही निकाल रखा है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा पेचीदा था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने बहुत इजी करके समझाया, आपको मजे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है, प्लीज रिवाइंड द वीडियो, दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स जंप अप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, फटाफट से एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे। हाँ जी, सो चलिए अब ये क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। सो एबीसी लिमिटेड ऑफ यूके हैड एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ रुपीज कैनेडियन डॉलर 5 लाख। उसको 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलने वाले हैं 6 महीने बाद। द एक्सपोर्टर वांट्स टू हेज द रिसीट ऑफ द इन द फॉरवर्ड मार्केट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्पॉट रेट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट इन यूके दे रखा है, एंड इंटरेस्ट रेट इन कनाडा दे रखा है। ठीक है, द फॉरवर्ड रेट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स यानी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के हिसाब से जो आपका एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होगा 6 महीने के बाद, वो ही एक्चुअल होगा। मतलब आप इंटरेस्ट रेट से जो निकालोगे ना स्पॉट रेट, वही एक्चुअल स्पॉट रेट होने वाला है, बिकॉज इन्होंने लिख कर दे रखा है फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। फाइंड आउट द गेन लॉस टू यूके एक्सपोर्टर इफ कैनेडियन डॉलर स्पॉट रेट्स। 6 महीने बाद जो स्पॉट रेट होने वाला है कैनेडियन डॉलर, वो डिक्लाइन करता है 2% से, या फिर 4% से बढ़ जाता है, या फिर रिमेन अनचेंज्ड ओवर 6 मंथ्स। ठीक है, तो पहले केस में आप देखो उन्होंने आपको बोला, सबसे पहले तो ना आप एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट निकाल लो। एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट निकाल लो 6 महीने के बाद का। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वीडियो में कि भाई एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट जो होता है, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू, ठीक है, होम करेंसी जो होती है आपकी, इस केस में मतलब जो हम राइट हैंड साइड में जो करेंसी लिखते हैं, इस केस में कैनेडियन डॉलर है, 1 पाउंड इज इक्वल टू कितने कैनेडियन डॉलर, जो आपकी फॉरेन करेंसी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, होम करेंसी नहीं, फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो इस केस में कैनेडियन डॉलर है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कनाडा के ही इंटरेस्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो कनाडा का इंटरेस्ट रेट क्या है इस केस में, 1.15% है, बट 6 मंथ्स के लिए है, क्योंकि ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है, तो हम 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा एक तरह से। तो 15% का 7.5% आएगा, तो 1 प्लस 0.075 आ गया, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय हम यूके का इंटरेस्ट रेट जो हमारी बेस करेंसी होती है उसका। तो यूके की इसमें रेट क्या है, 12% है। सो 1 प्लस 0.12% का 0.6 हो जाएगा, ये कर दूं, ठीक है। अब इससे हमारा कैनेडियन डॉलर का जो रेट है पहले तो वो डाल दो, अभी जो स्पोर्ट रेट चल रहा है कैनेडियन डॉलर का, मैंने यहाँ पर कैनेडियन डॉलर लिखा था, दैट इज स्पोर्ट रेट। तो स्पोर्ट रेट क्या चल रहा है, 2.50, तो यहाँ पर आप लिख दो 2.50। ऐसे करके आपने फॉरवर्ड रेट निकाल लिया, जो कि निकल कर आया 2.535, फॉरवर्ड रेट निकल कर आया, ये आपका 2.535 है। अब वो बोल रहा है कि स्पोर्ट रेट जो है वो 2% से डिक्लाइन हो जाए तो क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा। और वो 2% जो डिक्लाइन हो रहा है ना, वो कैनेडियन डॉलर का हो रहा है, कैनेडियन डॉलर का हो रहा है, दैट मीन्स कैनेडियन डॉलर इज गेटिंग वीकर। तो इस केस में आपको 2% से डिक्लाइन करना है स्पोर्ट रेट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अभी स्पोर्ट रेट क्या चल रहा है, 2.50 चल रहा है, अब इसको डिक्लाइन करना है भाई, माइनस मत कर देना 2%, कैनेडियन डॉलर वीक हो रहा है, इसीलिए 2% ऐड होगा, दैट मीन्स 2.50 इंटू 1.02 आएगा। सर ऐसा क्यों, अरे भाई जब आपकी अदर करेंसी, मतलब इस केस में डॉलर है जो कि जब वो इस केस में कैनेडियन डॉलर है, जब वो वीक होती है तुम बढ़ाते हैं, जैसे कि आप डॉलर के केस में भी देखते हो, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज होता है। हम जब बोलते हैं कि यार पहले तो $1 में 80 रुपए आ जाते थे, आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि यार $1 इज इक्वल टू 87 रुपीज अगर रेट चला गया तो दैट मीन्स रुपी वीक हो गया भैया, अब $1 खरीदने के लिए 87 रुपीज देने पड़ते हैं, पहले 80 रुपए देते थे। अब इस केस में क्या है कि आपको 1 पाउंड खरीदने के लिए 2.5 कैनेडियन डॉलर देने पड़ते थे, अब कैनेडियन डॉलर 2% से डिक्लाइन हो रहा है, दैट मीन्स वीक हो रहा है, तो यानी कि आपको 1 पाउंड खरीदने के लिए ज्यादा कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे, इस सेंस में वीक हुआ है। तो 2.5 इंटू 1.02 करेंगे तो ये हमारा जो स्पोर्ट रेट निकल कर आया 2.55 निकल कर आया, ठीक है। अब रिसीट एज पर फॉरवर्ड रेट कितनी है वो निकाल लो, एज पर फॉरवर्ड रेट रिसीट आपको कैसे निकालनी है, देखो कन्वर्ट क्या करना है आपको, 5 लाख कैनेडियन डॉलर कन्वर्ट करने हैं, और जो आपको फॉरवर्ड रेट दिया है हमने यहाँ पर जो निकाला है उसमें राइट हैंड साइड में क्या है, सर राइट हैंड साइड में क्या है, हम अदर करेंसी क्या है मतलब वो बताओ सर, मैं समझा नहीं। हाँ तो 1 पाउंड इज इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 2.535, हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें अदर करेंसी कैनेडियन डॉलर है, यानी कि राइट हैंड साइड में ये भी कैनेडियन डॉलर है, और जिसको कन्वर्ट करना है वो भी कैनेडियन डॉलर है, दोनों सेम है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करा 197239 निकल कर आया। अब हमने पाउंड रिसीट एज पर स्पोर्ट रेट, अगर हम फॉरवर्ड नहीं लेते तो स्पोर्ट रेट के हिसाब से हमें कितना मिलता, स्पोर्ट रेट हमारा क्या हो गया है 2.55 हो गया, तो मैंने कैनेडियन डॉलर 2.55 से डिवाइड करा तो ये 196। भाई देखो अगर मैं फॉरवर्ड रेट से करता हूं तो 197,239 पाउंड्स मेरे को मिलेंगे, अगर मैं फॉरवर्ड रेट नहीं लेता स्पोर्ट रेट लेता हूं तो स्पोर्ट रेट से करता तो मेरे को 196,078 के पाउंड्स मिलते। तो क्या मेरे को फॉरवर्ड की वजह से पाउंड्स ज्यादा मिले ना, हाँ, तो मैंने दोनों को माइनस करा तो गेन आ गया, अगर मैं फॉरवर्ड लेता हूं तो मेरे को 1161 का गेन हो जाएगा। एविडेंट भी है भाई, देखो आपको जो कैनेडियन डॉलर है वो वीक हो रहा है और आपका एक्सपोजर भी कैनेडियन डॉलर आपको मिलने थे, तो भाई वीक हुआ तो दैट मींस आपको नुकसान होने वाला है, यहां पर आपको नुकसान हो गया लेकिन फॉरवर्ड ने आपको बचा लिया, तो फॉरवर्ड की वजह से फायदा हुआ, वैसे नुकसान हो रहा है बट फायदा फॉरवर्ड की वजह से हुआ, अगर आप फॉरवर्ड लेते तो आपको बेनिफिट होता। अब वो बोल रहा है स्पोर्ट रेट गेन्स बाय 4%, 4% से अगर स्पोर्ट रेट बढ़ जाता है उस केस में हमें क्या फायदा नुकसान होगा, आप हमें वो बताइए। देखिए अब देखो स्पोर्ट रेट 4% से गेन करता है तो दैट मींस कैनेडियन डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इस केस में हमें 4% घटाना है। जैसे मैं बोलता कि $1 में 80 रुपए आ जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे $1 में लेट्स से 78 रुपीज आ रहे हैं, तो दैट मींस रुपीज इन बेनिफिट, अदर करेंसी जो है हमारी रुपीज है वो बेनिफिट में है। तो सिमिलरली यहाँ पर डॉलर जो है वो 4% से, कैनेडियन डॉलर जो है वो 4% से फायदे में आ रहा है। अब वो बेनिफिट में आ रहा है तो मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मैं माइनस करूंगा, तो मैंने 0.96 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। सो 0.96 से मल्टीप्लाई करा 2.50 को, तो मेरा ये स्पॉट रेट निकल कर आ गया। तो अब देखो इस केस में अगर मैं पाउंड लेता हूं, अगर मैं फॉरवर्ड लेता हूं, सॉरी पाउंड बोल रहा हूं, फॉरवर्ड लेता हूं, तो मेरे को रिसीट सेम ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि फॉरवर्ड रेट तो चेंज हुआ नहीं, स्पॉट रेट चेंज हुआ है। अब स्पॉट रेट इज 2.40, मैंने 2.40 से डिवाइड करा, तो अगर मैं स्पॉट रेट, अगर मैं फॉरवर्ड नहीं लेता तो मेरे को 2,08,333 पाउंड मिलते। अब मैंने फॉरवर्ड ले लिया तो मेरे को 1,97,000 1,97,000 मिल रहे। सो दैट मीन्स फॉरवर्ड की वजह से लॉस हुआ, राइट। तो लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 11,000 रुपए, 11,000 पाउंड निकल कर आ गया। अब वो बोल रहा है कि अगर स्पोर्ट एज इट इज रहे, स्पोर्ट हमारा पहले क्या था 2.5 पाउंड था, अभी भी 2.5 पाउंड रहे, तो यहाँ पर 2.55 लिखा था पहले, फिर यहाँ पर हमने 2.40 लिखा, अब 2.5 से डिवाइड करेंगे सीधा, एज इट इज देखो 2.5 से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी। तो इस केस में अगर स्पोर्ट एज इट इज रहता है तो हमें रिसीट एज पर स्पोर्ट रेट क्या मिलेगी 2 लाख। वैसे हमें रिसीट फॉरवर्ड की वजह से 1,97,000 मिल रही है, अगेन लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड हो रहा है, 2,761 का नुकसान हो गया पाउंड्स का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप ऑन कर रहे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। चलिए जी, अभी क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। इन्होंने आपको बोला अप्रैल 13 को बैंक ने कोटेशन दिया है, ये स्पॉट रेट आपको दे रखा है, ठीक है। आपको 2 मंथ के स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 मंथ के स्वैप पॉइंट्स दे रखे हैं। इन स्पॉट ट्रांजेक्शन डिलीवरी इज मेड आफ्टर 2 days, ठीक है। अज्यूम स्पॉट डेट इज April 5, 2016। अज्यूम वन स्वैप पॉइंट इज 0.0001 रुपी, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं असरटेन स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 month and 15 days। आपको 2 महीने का दे रखा है, 3 महीने का दे रखा है। अब आपको ब्रोकन पीरियड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आपको बोल रहा है कि यार 2 महीने 15 दिन का निकालो, यानी कि इनके बीच का निकालो। तो सबसे पहले आप देखो 3 महीना और 2 महीने का दे रखा है, तो 160 माइनस 70 अगर मैं कर दूं, 160 माइनस 70 में करता हूं तो 90 आया 1 महीने का, क्योंकि 70 2 महीने का था, 3 महीने का 160 था, दोनों का डिफरेंस 90, दैट मीन्स वो 1 महीने का है, इन दोनों का डिफरेंस 1 महीने का। अब मेरे को 15 दिन का निकालना है, क्यों? क्योंकि मेरे को 2 महीना 15 दिन का निकालना है ना, तो मैं ऊपर वाले 15 दिन देख रहा हूं। ऊपर वाले 15 दिन क्या है, तो 160 माइनस 70 करा 90 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, 30 दिन का था 15 दिन का हो जाएगा, 45 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करा 90 निकल कर आया, डिवाइड बाई 2 करा 45 निकल कर आया, ये 45 आ गया। अब ये 45 जो है ये 15 दिन का स्वैप पॉइंट है, मेरे को तो लेकिन 2 महीने 15 दिन का चाहिए। दिस इज 45 इज 15 डेज का स्वैप पॉइंट, मेरे को तो 2 months 15 डेज का चाहिए, तो 2 months का 70 है, प्लस 15 डेज का कर दूं 45, 70 प्लस 45 कितना हुआ, 70 प्लस 45 इज 115, वही निकल कर आया। देखो आईसीआई ने क्या करा, 2 महीने का दे रखा है, 3 महीने का दे रखा है, दोनों का डिफरेंस निकाला 90 को डिवाइड बाई 2 करा 45 को ऐड करा 70 में, यानी कि देखो ए प्लस डी कर दिया, तो 115 निकल कर आया। सिमिलरली आप आस्क रेट का निकाल लोगे, मैं निकाल कर नहीं बता रहा, सिमिलरली निकलेगा, सेम तरीके से निकलेगा। अब वो आपसे दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर 20 जून 2016। अब देखो आपको स्पोर्ट जो दे रखा है वो अप्रैल का दे रखा है, तो अप्रैल में 2 महीने ऐड करो, अप्रैल के बाद मई जून 2 महीने, और उसके बाद आपको 15 दिन और एडिशनल पूछ रहा है, जून 20, 5 अप्रैल में अगर 15 दिन ऐड करते हो तो जून 20 आता है ना, तो 2 महीना 15 दिन का ही पूछ रहा है। अब 2 महीने 15 दिन का आपने स्वैप पॉइंट अभी निकाला है, एक स्वैप पॉइंट की वैल्यू भी आपको पता है, तो मैंने 115 को इंटू 0.0001 से मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज कमिंग टू 0.0115। अब ये 0.0115 को मैं ऐड कर दूंगा स्पोर्ट वाले में, 0.0115 प्लस 66.2525, दैट इज 66.264। तो देखो 66.264 मेरा आंसर निकल कर आ गया, ये देखो। तो मैंने करा क्या, मैंने सबसे पहले इन 115 स्वैप पॉइंट्स को लिया, इसको मल्टीप्लाई करा 1 स्वैप पॉइंट की वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई करके इसको मैंने स्पोर्ट रेट के आस्क वाले बिड वाले साइड में ऐड कर दिया, तो मेरा बिड का रेट निकल कर आ गया, ठीक है। सो स्पोर्ट रेट बिड का दे रखा है, स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 months एंड 15 days वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करा, ऐड कर दिया। सिमिलरली आस्क का निकल जाएगा, आपको खुद से निकालना है आस्क का, मैं नहीं निकाल के बता रहा। अब वो थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है कंप्यूट एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ यूएस डॉलर ऑन आईएनआर। वो आपसे डॉलर का ही डिस्काउंट या फिर प्रीमियम पूछ रहा है, एंड आपको डॉलर के टर्म्स में ही कोटेशन दी हुई है। तो मैंने आपको बताया इसमें फॉर्मूला क्या निकलेगा, लगेगा फॉरवर्ड माइनस सॉरी इसमें फॉर्मूला क्या निकलेगा, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट, ठीक है। तो फॉरवर्ड मेरा जो निकल कर आया दैट इज 66.2640, मैंने 66.2640 माइनस करा यहां पर 66.2640 माइनस मेरा स्पोर्ट क्या है 66.2525 माइनस 66.2525, ठीक है, डिवाइड बाय 66.2525
है ना। अब ये कुछ ना कुछ रेट निकल कर आया, बट ये कितने टाइम का है, ये 2.5 मंथ्स का है, ये 2.5 महीने का फॉरवर्ड था ना, 2.5 महीने का है ये, बट मेरे को एनुअली निकालना है। तो डिवाइड बाई 2.5 इंटू 12 में करूंगा तो मेरा आंसर निकल कर आया 0.000833। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। सो परसेंटेज इज कमिंग 0.08333, 0.0833176 समथिंग, ठीक है। सो 0.0833, ये देखो यही निकल कर आया। तो ये हमारा बिड का हो गया। सिमिलरली आप आस्क का निकाल लोगे। मैंने करा क्या, मैं बिड वाले में दोबारा से बता देता हूं, हो सकता है आपको समझ नहीं आया। मैंने करा क्या, व्हाट आई डिड, मैंने ये वाला रेट उठाया 0.0640 है, सॉरी 66.2640 है। इसमें से मैंने माइनस करा स्पोर्ट को, स्पोर्ट मेरा क्या निकल, स्पोर्ट क्या था मेरा 66.2525, तो मैंने माइनस करा डिवाइड बाय, अब ये जो निकल के आएगा ना इससे, ये 2.5 महीने का है, तो मैं इसको 12 डिवाइड बाई 2.5 कर दूंगा इंटू 100 इज इक्वल टू, अब आप कैलकुलेशन करिए, 66.2640 माइनस 66.2525 डिवाइड बाई 66.2525 है ना, इंटू 12 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 100, सो इट इज कमिंग टू 0.0833। सिमिलरली आपको आस्क का निकाल लेना है, आस्क का मैं निकाल कर नहीं बता रहा। नाउ लेट्स जंप अप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, फटाफट से आप पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप मेरे साथ पढ़िए। सो अ JKL लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी है, याद रखना है, हैज अ एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ जापानीज येन 10 लाख, कितना है, 1 करोड़ जापानीज येन, रियली सॉरी, ठीक है। सो 1 करोड़ जापानीज येन इसको रिसीवेबल है ऑन 31 अगस्त 2014। उसको 1 करोड़ जापानीज येन मिलने हैं। आप इंडियन कंपनी हो, आपने एक्सपोर्ट करा है, इसीलिए मिलना है। सर आपको कैसे पता चला कि कैसे मिलना है, बिकॉज इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है और उसको जापानीज येन मिलेगा फिर, ठीक है। और वो भी कब मिलेगा, 31 अगस्त 2014 को। तो इन्होंने आपको आज के स्पॉट रेट दे दिए और वो बोल रहे हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट जापानीज येन विल डेप्रिशिएट टू 124 लेवल एंड इंडियन रुपी विल डेप्रिशिएट अगेंस्ट US डॉलर टू 65 लेवल, ठीक है। और फॉरवर्ड रेट दे दिए। वो पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इफ हेजिंग इज नॉट डन। अगर हेजिंग नहीं करते तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा और पोजीशन कैसे चेंज होगी अगर हम हेजिंग करते फॉरवर्ड के साथ में। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ना इन रेट्स को ना आप अपने तरीके से लिख लो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अपने तरीके से कैसे लिखोगे, देखो स्पॉट रेट्स जो हैं हमारे, हम ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले वाला इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रुपी अपॉन में डॉलर, ठीक है, इज इक्वल टू ₹62.22। और ये जो है दिस इज JPY अपॉन में डॉलर इज इक्वल टू 102.34। अब ना देखो, आप इंडियन फर्म हो, ठीक है। अब इसमें ना इंडियन फर्म को जापानीज येन मिलने हैं। क्या INR का जापानीज येन के साथ डायरेक्ट कोट दिया हुआ है, रुपी का डॉलर के साथ दिया हुआ है, डॉलर का जापानीज येन के साथ दिया हुआ है। रुपी एंड जापानीज येन आर नॉट पेग्ड डायरेक्टली, दोनों को एक साथ कोट नहीं किया गया, तो हमें क्रॉस रेट्स निकालने पड़ेंगे। अब क्रॉस रेट्स निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको ये सोचना है हमें निकालना क्या है। देखो आप इंडियन फर्म हो तो आप इंडिया के हिसाब से डायरेक्ट कोट लिखोगे, ठीक है। इंडिया के हिसाब से जापानीज येन का डायरेक्ट कोट कैसे लिखा जाएगा, इंडिया के हिसाब से जापानीज येन का डायरेक्ट कोट ऐसे लिखा जाएगा, रुपी अपॉन जापानीज येन। हमें ये निकालना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अगर हमें ये निकालना है, अब देखो जापानीज येन हमें नीचे रखना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, हमें जापानीज येन डिनोमिनेटर में रखना है, लेकिन यहां पर तो जापानीज येन ऊपर है। हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो हम इसको रिवर्स कैसे करेंगे, डॉलर अपॉन जापानीज येन करके लिख देंगे। अब हमें ऊपर रुपी चाहिए टॉप पे, तो यहां पर ऑलरेडी टॉप पे रुपी है ही, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, रुपी अपॉन डॉलर, करेक्ट। अब स्पॉट रेट का क्रॉस रेट क्या बनेगा, स्पॉट रेट का क्रॉस रेट मतलब ये स्पॉट रेट निकाल रहा हूं मैं, स्पॉट रेट का क्रॉस रेट निकलेगा कि भाई देखो डॉलर अपॉन JPY को मैं रिवर्स करा था तो मैं 1 डिवाइड बाय 102.34 कर दूंगा, इंटू इसको एज इट इज लिखा था, इसको 62.22 कर दूंगा। सो ये निकल कर आ रहा है 62.22 डिवाइड बाय 102.34,
दिस इज 0.60797, तो 0.608 पे हम इसको 0.608 पे हम इसको वो कर सकते हैं राउंड ऑफ, ठीक है। सो आईसीआई ने देखो यहाँ पर 0.6080 यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया इसको 0.6080, मैंने भी यही निकाला देखो 0.6079 समथिंग, ठीक है। अब ये चीज निकल कर आ गई, हमने स्पॉट रेट निकाल लिया। अब हमें इन्होंने बताया दैट इट इज एस्टिमेटेड दैट जापानीज येन विल डेप्रिशिएट टू 124 लेवल, यानी कि ये जो है ना ये 124 हो जाएगा, 102.34 की जगह पे 124 हो जाएगा, और जो INR है वो 62.22 की जगह 65 हो जाएगा। तो मैं यहां पर एस्टिमेटेड स्पॉट रेट 6 महीने के बाद मतलब जितना भी टाइम है यानी कि 31 अगस्त को ये स्पॉट रेट क्या होने वाला है, ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हमें दिया गया है। तो हम यहां पर करेंगे 62.22 की जगह पे हम लिख देंगे 65 डिवाइड बाय क्या करेंगे 124, तो 65 डिवाइड बाय 124 कर दो, तो दैट मीन्स हमारा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होने वाला है 0.524। उस केस में यहां पर देखो आईसीआई ने भी निकाला होगा 0.524, ये देखो ये रहा। तो हमने आज का स्पॉट रेट निकाल लिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट निकाल लिया, यहां पर बस मैंने वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, 62.22 की जगह पे मैंने लिख दिया 65 एंड 102.34 की जगह पे मैंने लिख दिया 124। डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्सपेक्टेड निकल कर आ जाएगा, 65 डिवाइड बाय 124 करोगे तो 0.5242 निकल कर आ गया। अब इन्होंने बोला कि अगर हम हेज नहीं करते तो लॉस कितना होता, तो देखो अगर आप हेज नहीं करते तो लॉस कितना होगा। सबसे पहले आप देखो कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट स्पोर्ट रेट के हिसाब से क्या है आज के हिसाब से। तो आज के हिसाब से देखो आपको क्या मिलना था, 1 करोड़ का जापानीज येन मिलना था। अब 1 करोड़ के जापानीज येन को आप स्पोर्ट रेट के हिसाब से INR में कन्वर्ट कर लो। अब मैंने स्पोर्ट रेट यहां पर निकाल रखा है, स्पोर्ट रेट जो मेरा निकला है दिस इज 0.6080, ये मैंने निकाल रखा है 1 जापानीज येन इज इक्वल टू रूपी। अब मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड वाली करेंसी देखो क्या है, राइट हैंड साइड वाली मेरी करेंसी यहां पर यानी कि अदर करेंसी रूपी है और मेरे को कन्वर्ट करना है जापानीज येन को, दोनों अपोजिट है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1 करोड़ इंटू 0.6080 करूंगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट एज पर स्पोर्ट रेट, ये निकल कर आया 60,80,000 रुपीज INR में। अब अगर मैं हेज नहीं करता तो मेरा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मैंने निकाल लिया था यहां पर 0.5242, तो 0.5242 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 करोड़ के साथ, तो मेरा निकल कर आया 52,42,000 रुपीज। तो भाई देखो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एट टाइम ऑफ एक्सपोर्ट हमारी इतनी थी, लेकिन अब एक्सपेक्टेड स्पॉट डेट पे जब हमने इसको पैसा रिसीव करा, जापानीज येन रिसीव करा, तो वैल्यू इतनी रह गई। तो दैट मीन्स 8,38,000 रुपीज का लॉस हो गया, 8,38,000 का लॉस हो चुका। अगर अब मैं फॉरवर्ड लेता हूं तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा। अब हम सिमिलरली फॉरवर्ड रेट निकाल लेंगे, क्रॉस रेट, फॉरवर्ड का क्रॉस रेट्स निकाल लेंगे। तो फॉरवर्ड का क्रॉस रेट क्या निकलेगा 66.50 डिवाइड बाय 110.35, यहां पर रिप्लेस कर दिया मैंने बस 66.50 डिवाइड बाय 110.35 आप करोगे तो ये निकल कर आता है 66.50 डिवाइड बाय 110.35, ये निकल कर आता है 0.6026, ठीक है 0.6026 ये निकाल लिया। अब मैं 0.6 देखो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी 6080 इस केस में भी अगर फॉरवर्ड लेते हैं तो, ठीक है। अब फॉरवर्ड लेते हैं तो हमारे 0.6026 है, 0.6026 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 करोड़ के साथ, तो ये मैंने कर दिया। अब मेरी वैल्यू रह गई 60,26,000 रुपीज। क्या मेरा लॉस रिड्यूस हुआ, 8,38,000 से लॉस मेरा सीधा 54,000 रुपीज पे आ गया। हेजिंग हुई ना, हुई। अब वो बोल रहा है कि अगर स्पॉट रेट 31 अगस्त को ये होते, ये निकल कर आते, तो क्या इस डिसीजन टू टेक फॉरवर्ड कवर स्टिल जस्टिफाइड। अब आप अगेन इसको डिवाइड कर लो 66.25 और इसको डिवाइड करोगे तो स्पॉट रेट निकल कर आ जाएगा। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, यहां पर डिवाइड करा, ठीक है 66.25 डिवाइड बाय 110.85, ठीक है। तो ये मेरा निकल कर आ गया 0.5977। तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 0.5977 इंटू 1 करोड़ करा तो 59,77,000। अब लॉस मेरा 1,03,000 आ रहा है। देखो क्या फॉरवर्ड अभी भी जस्टिफाइड है, हाँ जस्ट फॉरवर्ड से लॉस 54,000 होगा, यहां पर अभी भी लॉस फॉरवर्ड के मुकाबले ज्यादा है, तो यस फॉरवर्ड कवर इज स्टिल जस्टिफाइड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए फिर मैं करवाता हूं। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 7 अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी मार्किंग्स और जो चीज़ मेरे को समझानी है मैंने लिख कर रख दी है, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जस्ट टू सेव टाइम मैंने ऑलरेडी मार्किंग्स करके रख दिया, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा ताकि मेरे को ज़्यादा पेन ना चलाना पड़े इस क्वेश्चन में। सो यू सोल्ड हांगकांग डॉलर 1 करोड़, मतलब आप एक बैंक हो, यू सोल्ड हांगकांग डॉलर 1 करोड़
वैल्यू स्पोर्ट टू योर कस्टमर, यू आर एन इंडियन बैंक, आपने अपने कस्टमर को हांगकांग डॉलर बेचा, आपको बैंक के शूज में स्टेप करना है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है, ठीक है। एंड आपने अपने कस्टमर को बेचा और आपने कस्टमर से रुपीज रिसीव करे 5.70 पर हांगकांग डॉलर एंड कवर्ड योर सेल्फ इन लंडन मार्केट ऑन द सेम डेट। अब आपने क्या करा कि भाई अब आप कस्टमर को देने तो हैं आपको 1 करोड़ हांगकांग डॉलर, लेकिन आप 1 करोड़ हांगकांग डॉलर लाओगे कहां से, पेड़ पे तो उगे नहीं, आप लंदन वाले बैंक से खरीदोगे और अपने कस्टमर को बेचोगे। तो आपने लंदन वाले बैंक में अपने आप को कवर कर लिया, लंदन वाले बैंक से आप खरीदोगे हांगकांग डॉलर और वो हांगकांग डॉलर खरीद के अपने कस्टमर को बेच दोगे, ठीक है जी, ये आप करने वाले हो, ठीक है। अब आपसे ना वो बोल रहा है कि लंदन मार्केट का आपको उसने एक्सचेंज रेट दे दिया और आपको लोकल इंटरबैंक मार्केट यानी कि इंडिया का एक्सचेंज रेट दे दिया। बोल रहे कैलकुलेट कवर रेट एंड असर्टेन द प्रॉफिट लॉस इन द ट्रांजैक्शन, इग्नोर ब्रोकरेज, ठीक है जी। अब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट, आपको निकालना क्या है। आप इंडिया वाले हो, आपको कस्टमर को हांगकांग डॉलर बेचना है, तो इंडिया के लिए हांगकांग डॉलर का डायरेक्ट कोट आपको निकालना होगा। तो हांगकांग का डायरेक्ट कोट इंडिया के लिए, हांगकांग के हिसाब से डायरेक्ट कोट क्या होगा इंडिया के लिए, रुपी अपॉन हांगकांग डॉलर। जैसे कि हम $1 इज इक्वल टू कितने रुपीज होता है, वैसे ही 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू कितने रुपीज, वो निकाल लेंगे, वो हमारा डायरेक्ट कोट होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। बट आप देखो दोनों रेट्स में हांगकांग डॉलर और रुपी एक साथ पैक्ड नहीं है, एक साथ लिखे ही नहीं हुए। यहां पर डॉलर का हांगकांग डॉलर के साथ है और यूएस डॉलर का रुपी के साथ है। हांगकांग डॉलर का रुपी के साथ डायरेक्ट दे नहीं रखा, तो आपको क्रॉस रेट निकालना है। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपने ये लिख लिया, ये निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि ना आपको बॉटम में हांगकांग डॉलर चाहिए। अब यार हांगकांग डॉलर जो यहां पर दिया हुआ है ना, ये तो ऊपर दिया हुआ है, यहां पर ये लिखा है HK डॉलर अपॉन डॉलर, ये रेट दिया हुआ है आपको। यहां पर यूएस डॉलर नीचे आ रहा है बॉटम में, लेकिन आपको हांगकांग डॉलर बॉटम में चाहिए, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। दैट मींस डॉलर अपॉन हांगकांग डॉलर मैंने करा। अब यहां पर मेरे को चाहिए रुपी अपॉन डॉलर करना है यहाँ पे, क्योंकि रुपी टॉप पे चाहिए, तो यहां पर रुपी अपॉन डॉलर करूंगा क्योंकि रुपी का डॉलर के साथ पैक्ड है सीधा, है ना। अब रुपी अपॉन डॉलर करूंगा। अब आपने यहां पर देखा यहां पर ऑलरेडी रुपी अपॉन डॉलर ही दिया हुआ है, तो आपको इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। डॉलर से डॉलर कट जाएगा, आपका रुपी अपॉन हांगकांग डॉलर निकल कर आ जाएगा। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आती है जी सर, ये चीज समझ में आती है। अब मैंने आपको बोला ये रिवर्स करना है, तो लेकिन सर ये तो समझ में आ गया सर, अब रेट्स सेलेक्ट कौन से करें, अब आप वो बताओ। अब आप देखो इंडियन बैंक हो, सबसे पहले आप अपने रुपी लेकर जाओगे इंडियन बैंक, आप इंटर बैंक मार्केट में जाओगे अपने रुपया लेके, आप बोलोगे कि यार मेरे को यूएस डॉलर दे दो। क्यों सर, आपको तो हांगकांग डॉलर चाहिए इंडियन बैंक को, तो अरे लेकिन इंडिया में लोकल बैंक में हांगकांग डॉलर बिक कहाँ रहा है, बिक ही नहीं रहा। तो आप इंडिया में सबसे पहले जो मिल रहा है ना वो लेने चले जाओ, वो ले लो। अब इंडिया में हमें यूएस डॉलर मिल रहा है, हमने यूएस डॉलर एज अ बैंक, इस केस में बैंक कस्टमर है, इंटर बैंक वाला सेलर बैंक है। अब आप एक इंडियन बैंक हो लेकिन आप कस्टमर हो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आप यूएस डॉलर खरीदने जा रहे हो, तो आपको सामने वाला सस्ता रेट देगा या महंगा रेट देगा, आप कस्टमर हो, आपकी वाट लगनी है, आपको महंगा रेट देगा, तो आपको इस रेट के हिसाब से यूएस डॉलर मिल जाएंगे। अब आपको ये यूएस डॉलर मिले, अब ये यूएस डॉलर उठाकर आप जाओगे लंदन बैंक में, आप बोलोगे यार मेरे पास यूएस डॉलर है, मेरे को हांगकांग डॉलर चाहिए। अब उसने आपको यूएस डॉलर की कोटेशन दे रखी है, अब आपके पास यूएस डॉलर है और आपको डॉलर की कोटेशन दे रखी है यूएस के, तो आप क्या करोगे, यूएस डॉलर आपको तो बेचने हैं, मतलब आप दे दोगे, यूएस डॉलर तो आप देने आए हो और हांगकांग डॉलर लेने हैं। लेकिन हमें इस केस में हांगकांग डॉलर के पर्सपेक्टिव से नहीं, हमें यूएस डॉलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, बिकॉज बेस करेंसी यहां पर यूएस डॉलर है। तो आप बोलोगे यूएस डॉलर ले लो, हांगकांग डॉलर दे दो। आप बोलोगे यूएस डॉलर ले लो और हांगकांग डॉलर दे दो, दैट मींस यू आर गिविंग यूएस डॉलर दे रहे हो, मतलब आप सेल कर रहे हो एज अ बैंक, एज अ कस्टमर। जब आप सेल करने जा रहे हो, आपको ज्यादा रेट मिलेगा कि कम रेट मिलेगा, अरे आपकी वाट ही लगनी है एज अ कस्टमर, तो आपको कम रेट मिलेगा, इस केस में आपको कम हांगकांग डॉलर मिलेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। तो यहां पर आपने ग्रीन सर्कल कर लिया, यहां पर ग्रीन सर्कल कर लिया, ये दोनों रेट्स आपको यूज करने हैं। मैंने आपको बोला कि यार ये वाले रेट को हमने रिवर्स करा था, हमने यहां पर इस वाले रेट को रिवर्स करा था, तो हम इस रेट को यूज कर रहे हैं, तो मैंने रिवर्स करके लिख दिया 1/7.5880। इसको मैंने बोला था एज इट इज लिखा है, तो मैंने इसको 42.85 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई करा, ये निकल कर आ गया 5.6471। देखो आईसीए ने भी ये निकाला 5.6471। अब आपको बेनिफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन क्या है। भाई देखो आप कस्टमर से कितने रुपीज लोगे, कस्टमर से आप लोगे 5.70 रुपीज पर हांगकांग डॉलर, तो 5.70 इंटू 1 करोड़ कर दिया, इतने 57 लाख आपको मिलने वाले हैं। सॉरी 5 लाख कितने हैं ये, 5 करोड़ 70 लाख है, तो ये 5 करोड़ 70 लाख आपको मिलने वाले। तो ये 1 करोड़ इंटू 5.6471, 1 करोड़ इंटू 5.6471,
ये आप पे करोगे कैसे सर? 5.6471 का रेट आपने निकाला था कि नहीं निकाला था? इस रेट के हिसाब से आप पे करोगे। सो 56471 आपको पे करने हैं। तो इतने आप रिसीव कर रहे हो, इतने आप पे कर रहे हो, दोनों का डिफरेंशियल आपको बेनिफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट टू बैंक 5,29,000 का बेनिफिट हो रहा है। सो 5,70,00,000 आप रिसीव कर रहे हो, माइनस 5,64,71,000, 5,64,71,000 आप पे कर रहे हो। सो यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 5,29,000। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम स्विच करते हैं। फटाफट आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, सो अब क्वेश्चन नंबर 8 आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में अगेन मार्किंग करके रख दी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक, आप एक बैंक हो, आपने एक डीलर, एक्सचेंज डीलर के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है। अब हुआ क्या, यू अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक, आप डीलर हो, आप बैंक नहीं हो, आप डीलर हो किसी बैंक के, ठीक है। वो बैंक ने क्या करा, वो बैंक ने ना डैनिश क्रोनर सेल करा है अपने कस्टमर को एट दिस रेट। अब उस बैंक ने क्या करा, सामने वाला लेट्स से HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने अपने कस्टमर को 1 DKK इज इक्वल टू ₹6.5150 के रेट से DKK बेच दिया, डैनिश क्रोनर बेच दिया, कोई करेंसी है, ठीक है। अब वो सेल करा, अब वो बैंक 1 DKK कस्टमर को DKK देने के लिए DKK लाएगा कहाँ से, डेनिश क्रोनर लाएगा कहाँ से? वो डेनिश क्रोनर इंटरबैंक से खरीदेगा बैंक। हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि इंटरबैंक में बैंक अपने आप को कवर करता है कि इंटरबैंक से वो डेनिश क्रोनर खरीदेगा और अपने कस्टमर को दे देगा। एक साइड से खरीदा, एक साइड से बेच दिया। अब इस केस में क्या बताया जा रहा है कि ना बैंक जो है ना, बैंक है वो डेनिश क्रोनर अपने कस्टमर को देना तो चाहता है, लेकिन वो इंटरबैंक में खुद से कवर नहीं कर रहा, वो अपने डीलर को बोल रहा है, यानी कि आप डीलर हो, वो बैंक आपको बोल रहा है कि अरे सुन मैंने ना अपने कस्टमर को DKK देने हैं, तो तू अपनी ट्रांजैक्शन कवर कर ले, इंटरबैंक से ना DKK खरीद के रख ले मेरे लिए, वो तू आपको ये बोल रहा है। सो इस केस में बेसिकली हो कुछ नहीं रहा। आप मतलब ये इतना इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि एक बैंक है, उसने अपने कस्टमर को डेनिश क्रोनर बेचना है, और वो बैंक को वो डेनिश क्रोनर खरीदना है इंटरबैंक से, खरीद के बस डीलर दे रहा है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब आपको कस्टमर को DKK बेचना है, DKK देना है, और आपको DKK खरीदना पड़ेगा इंटरबैंक से। तो खरीदने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको कोटेशन कौन सी चाहिए होगी। यू विल रिक्वायर कोटेशन ऑफ दिस। आपको इंडिया के हिसाब से इनडायरेक्ट कोट देखना है, इंडिया के हिसाब से इनडायरेक्ट कोट क्या, इनडायरेक्ट कोट नहीं, इंडिया के हिसाब से आपको डायरेक्ट कोट देखना है। सो DKK का जो डायरेक्ट कोट है वो ऐसे लिखा जाएगा, 1 DKK इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। ये मैंने लिख दिया। अब देखो भाई, मैं ना आपको अपने तरीके से और ICAI के तरीके से दोनों से बताऊंगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, दोनों सही है। आप या तो उस लॉन्ग फॉर्मेट में लिख सकते हो ICAI वाले में, या फिर मेरे तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ना आपको DKK खरीदने हैं इंटरबैंक से। अब आपको ये समझना है कि DKK मिल कहाँ से रहा है। दो जगह से मिल रहा है, या तो लंदन से, ठीक है, या फिर आपको न्यूयॉर्क से मिल रहा है। अब आप एक बार लंदन से कवर करके देखते हैं अपने आप को कि क्या कितना मुनाफा होता है। इन विच मार्केट विल यू कवर द ट्रांजेक्शन, दोनों मार्केट है, लंदन और न्यूयॉर्क, एंड व्हाट विल बी द एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन, इग्नोर ब्रोकरेजेस, ठीक है। अब ब्रोकरेजेस में इग्नोर करना है, इसने बोल दिया, कोई बात नहीं। नाउ सबसे पहले आपको DKK खरीदना है, तो आप DKK वाली मार्केट में गए, लंदन वाली मार्केट में। अब आप लंदन वाली मार्केट में गए, यहाँ पर DKK मिल रहा है आपको, सो आपको खरीदना है। अब बैंक बोल रहा है कि यू वांट टू बाय, मतलब लंदन वाला बोल रहा है कि आपको DKK खरीदना है, तो DKK खरीदने के लिए वो बोल रहा है आप मेरे को पाउंड दे दो, क्योंकि उसने जो कोटेशन दे रखा है ना वो ऐसे दे रखा है, 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच DKK। इसने आपको कोटेशन ऐसे दे रखा है, वो बोल रहा है पाउंड लाओ, DKK ले जाओ। सो आपको पाउंड, मतलब आपको पाउंड देने होंगे उसको, तो जाकर वो DKK देगा। अब ना सबसे पहले आप ये सोचो कि इस पर रेट कौन सा कोट अप्लाई होगा। अब आपको DKK परचेज करना है, दैट मीन्स आप लंदन वाले को पाउंड बेचोगे, तो आपको हमेशा बेस करेंसी के एंगल से सोचना है। मैंने आपको ये बताया हुआ है, पाउंड के हिसाब से सोचना है। आप लंदन वाले को पाउंड बेचोगे तो आपको एज ए कस्टमर आपकी हमेशा लगेगी। आप पाउंड बेचोगे तो आपको कम रेट मिलेगा, वो बोलेगा मैं आपको सस्ता कम DKK दूंगा, आप मेरे को पाउंड, मतलब एज ए कस्टमर आप कुछ सेल कर रहे हो तो आपको कम पैसे मिलेंगे, बस ये समझना है। तो आपको DKK कम वाला बिड रेट मिलेगा, ठीक है। अब आपको पाउंड देने हैं, फिर DKK मिलेगा, लेकिन आप पाउंड लाओगे कहां से? पाउंड लाओगे आप इंडिया की लंदन मुंबई मार्केट से, मतलब ये मुंबई वाली मार्केट से। यहां पर आपको कोटेशन दे रखा है 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। अब आपको यहां से क्या
खरीदना है, पाउंड खरीदना है यहां से। फ्रॉम हेयर यू वांट टू बाय पाउंड, वाई? क्योंकि आप पाउंड लेके यहां पर जाओगे लंदन वाले में, लंदन वाले को पाउंड दोगे, फिर उससे डीके के ले लोगे। इस तरीके से सोचना है। पहले आपने सोचा कि अरे यार मैं तो लंदन मार्केट में गया, उन्होंने पाउंड मांग लिए, अब मेरे पास पाउंड तो है नहीं, पाउंड मैं कहां से लाऊंगा? इंडिया से। सो यू आर बाइंग पाउंड फ्रॉम इंडिया। अब आपको कुछ खरीदना है तो आपकी कस्टमर एज ए कस्टमर हमेशा आपकी लगेगी, तो आपको यहां पर महंगा रेट मिलेगा 73.3200। ठीक है, ये रेट का कोटेशन कौन सा यूज करना है ये हम समझ गए। अब भाई मैंने आपको बोला था आपको चाहिए क्या? रुपी अपॉन डीके चाहिए, रुपी अपॉन डीके का रेट चाहिए। तभी मतलब मैंने आपको बोला कि हमें डीके में अपने आप को इंटर बैंक में कवर करना है। टू कवर योर सेल्फ यू विल हैव टू बाय डीके फ्रॉम इंटर बैंक। तो 1 डीके इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? अब इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डीके बॉटम में आ रहा है, तो बॉटम में डीके रखना है आपको। तो डीके कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, लेकिन डीके यहाँ पर तो ऊपर है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, देखो डीके टॉप पे आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरे को नीचे रखना है क्योंकि डीके नीचे है यहाँ पे, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करा तो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 1.114200। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, लिख के भी बता देता हूं वो चीज आपको, एक सेकेंड। रुपी अपॉन डीके इज इक्वल टू डीके अपॉन, सॉरी ऊपर टॉप पे आएगा पाउंड। अब मल्टीप्लाई मैं करूंगा इस वाले रेट से, पाउंड नीचे चाहिए मेरे को, रुपी ऊपर चाहिए। देखो यहाँ पर रुपी ऊपर चाहिए, तो रुपी ऑलरेडी ऊपर है इधर, तो इधर वाले में रुपी ऑलरेडी ऊपर ही है, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा रुपी अपॉन पाउंड। पाउंड से पाउंड कट जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसको मैंने रिवर्स करा, रिवर्स करके लिख दिया। इसको मैंने एज इट इज लिखा है, तो मैंने इसको 74.32 वाला रेट एज इट इज लिख दिया। अब मैंने इसको जब सॉल्व करा तो मेरा आंसर निकल कर आया 1 डीके इज इक्वल टू कितने रुपीज? 6.5079। अब 6.5079 के हिसाब से मैं परचेज करूंगा एंड 6.5150 के हिसाब से मैं बाई करूंगा। दोनों का डिफरेंस आपका बेनिफिट होगा। सो आप ऐसे भी कर सकते हो 6.5150 माइनस 6.5079, तो आपको 0.0071 इस इतना गेन हो रहा है ये, लेकिन पर डीके के है। आपको डीके के देने कितने हैं? आपको डीके के देने कितने हैं? 10 लाख। तो जो भी आपका आया 0.0071, दोनों का जो डिफरेंस आया, इसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैंने कैलकुलेटर में निकाल रखा है, इसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। 10 लाख से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 7100 निकल कर आ रहा है। देखो, या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया, रिसीव करोगे आप 10 लाख इंटू 0.6150 कस्टमर से, इतना आप रिसीव कर रहे हो। और पे कितना करोगे? 10 लाख इंटू 6.5079 इंटरबैंक में, दोनों का डिफरेंस आ गया 7100। अब देखो आईसीआई ने भी 7100 समथिंग कुछ निकला है। सर लेकिन सर आपका 19 रुपये का फर्क क्यों आया? देखो भाई यहाँ पर ना हमने जो 6507900 निकाला है ना, यहाँ पर आईसीआई ने राउंड ऑफ नहीं करा, तो आईसीआई का बस 8881 आ रहा है। 19 रुपये का फर्क वैसे इस वजह से आ रहा है। दोनों सही है। अब मैं आईसीआई के तरीके से भी आपको बता देता हूँ। मैंने बोला ना सबसे पहले आप लंदन से डीके के खरीदने गए। अब लंदन में आप डीके के खरीदने गए तो आपको बैंक ने बोला कि भाई इतने पाउंड ले आओ। कैसे? देखो डीके के 10 लाख चाहिए आपको, और मैंने आपको बोला ना राइट हैंड साइड में सेम करेंसी है। अगर ये वाली करेंसी है डीके के और जिस चीज को कन्वर्ट करना है वो दोनों अगर सेम है तो डिवाइड करोगे। यहाँ पर डीके के है, जिसको कन्वर्ट करना है वो भी डीके के है, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। 11.42 रेट वही लगेगा। रेट का मैंने आपको फंडा समझा दिया था, दोबारा नहीं बता रहा। ठीक है, अब इन दोनों को आपने डिवाइड करा। बैंक बोल रहा है 87565.67 पाउंड्स ले आओ। मैंने आपको बताया था ना पाउंड लेने के लिए फिर आप कहाँ जाओगे? इंडिया में। अब आप इंडिया में गए, 87565.67 पाउंड लेने गए आप। अब इस केस में आपको कन्वर्ट करना है पाउंड्स को, यहां पर इतने पाउंड को कन्वर्ट करना है, और जो राइट हैंड साइड में करेंसी है वो रुपी है, तो मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट है इसीलिए। ठीक है, सो मैंने यहां पर क्या करा, 87565 कैलकुलेटर उठाया, 87565.67 इंटू 74.32। ठीक है, तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये निकल कर आया 6507881। ठीक है, 6507881 ये निकल कर आया। अब इतने आपको पे करने हैं, 6507881 ये इतने आपको पे करने हैं। रिसीव कितने करोगे? ऊपर निकाला था 651500, 651500, इतना आप रिसीव करोगे तो दोनों का डिफरेंशियल आपका प्रॉफिट हो गया। दोनों तरीके से ही है। अगर आपको आईसीआई वाला ज्यादा इजी लगता है तो आप ये कर सकते हैं। मेरे को पर्सनली क्रॉस रेट निकालकर ज्यादा बढ़िया लगता है, तो मैंने वैसे कर दिया। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। सिमिलरली अब आपको ना इसने बोला लंदन न्यूयॉर्क के हिसाब से भी देखो यार, न्यूयॉर्क के हिसाब से भी ऐसे ही निकालना है आपको,
जैसे मैंने या तो मैंने निकाला या फिर आईसीआई ने, दोनों सेम तरीके हैं, कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पर रेट पहले हमने ये वाले यूज़ करे थे, अब ये वाला रेट और ये वाला रेट हो जाएगा यूज़, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से लंदन के हिसाब, न्यूयॉर्क के हिसाब से भी निकाल लेना है। सो अब न्यूयॉर्क के हिसाब से जब निकालोगे तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा 4824। मेरे तरीके से निकालोगे तो 4800 समथिंग कुछ राउंड ऑफ हो जाएगा, और राउंड ऑफ का फर्क है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, आंसर दोनों तरीके से सेम सही आएगा, ठीक है। अब आपको मुनाफा कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 7119 हो रहा है, न्यूयॉर्क में आपको 4824 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 2295, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर लंदन के हिसाब से फायदा है। 7119 माइनस 4824 अगर आप करोगे तो 2295 ही आता है। ये आईसीआई ने कुछ और करके रखा हुआ है, मतलब इस तरीके से भी ठीक है, बट आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो बस। 7119 लंदन से करते हो तो इतना फायदा है, यूएसए से करते हो तो इतना फायदा है, दोनों का डिफरेंस लंदन में इतना ज्यादा फायदा हो रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको भी ये क्वेश्चन फटाफट पढ़ना है, फिर ये क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। इतने मैं इस क्वेश्चन पे मार्किंग वगैरह करके रखता हूं अगर मेरे को कुछ करनी है आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 9 अब आप मेरे साथ पढ़िए। होता क्या है, ऑन 28th January 2013 एन इम्पोर्टर कस्टमर रिक्वेस्टेड अ बैंक टू रेमिट सिंगापुर डॉलर 25 लाख अंडर इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। हाउएवर, ये सब फालतू की लाइनें हैं। हाउएवर, ड्यू टू अनअवॉइडेबल फैक्टर्स द बैंक कुड इफेक्ट द रेमिटेंस ओनली ऑन February 4। उसको करना था 28 को, लेकिन बैंक 4 फरवरी को कर पाया, तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट चेंज हुआ, तो हो सकता है कस्टमर को प्रॉफिट या लॉस हुआ हो। द इंटरबैंक मार्केट रेट्स आर एज फॉलोज। आपको इंटरबैंक मार्केट के रेट्स दे रखे हैं। द बैंक विशेज टू रिटेन द एक्सचेंज मार्जिन 0.125%। रिक्वायर्ड हाउ मच डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लॉस ड्यू टू द डिले एंड कैलकुलेट द रेट इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0001। यानी कि आपको 4 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना है, ये क्वेश्चन ने आपको बोल दिया। अब देखो, अगेन एज पर नॉर्मल रिचुअल जो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप देखो, आप कस्टमर सिंगापुर डॉलर कस्टमर को खरीदना है, इंपोर्टर कस्टमर को सिंगापुर डॉलर खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि उसने इंपोर्टर ने बोला बैंक को कि बैंक सुन, मेरे बिहाफ पे ना सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की एंटिटी को बेच दे। मैं कस्टमर हूं, मैंने बैंक को बोला मेरे बिहाफ पे सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर भेज दे, तो बैंक मेरे बिहाफ पे सिंगापुर डॉलर भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? मैंने बोला उसको। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने उससे सिंगापुर डॉलर लिए बैंक से और मैंने आगे दे दिए सिंगापुर में। मैंने बैंक से लिए और सिंगापुर में दे दिए, तो दैट मीन्स आई एम बाइंग फ्रॉम द बैंक ना। बट इस केस में मैंने क्या बोला, मैंने बैंक को बोल दिया सीधा आप बाहर भेज दो। तो एट द एंड ऑफ दैट आई एम बाइंग सिंगापुर डॉलर। अब मैं सिंगापुर डॉलर खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग सिंगापुर डॉलर, बट मेरे को खरीदना है, बट मेरी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। तो मेरे को कोटेशन क्या चाहिए होगा? बैंक को कोटेशन क्या चाहिए? बैंक को कोटेशन चाहिए रुपी अपॉन सिंगापुर डॉलर। डायरेक्ट कोट है ना ये इंडिया में, 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज। हमें ये चाहिए। क्या क्वेश्चन में ये दिया हुआ है? क्वेश्चन में रुपी एंड सिंगापुर डॉलर डायरेक्टली पैक्ड है ही नहीं। सिंगापुर डॉलर सीधा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ पैक्ड है। अब हम इस केस में क्या करेंगे? अगेन हमारे क्रॉस रेट वाला फंडा लगाएंगे। सबसे पहले आपने ये लिख लिया, तो आप सबसे पहले देखो कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर का देखो आप कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन यहां पर सिंगापुर डॉलर जो है वो तो ऊपर है, टॉप पे है। तो इसको हम रिवर्स करेंगे, इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे। मैंने यहां लिख दिया पाउंड अपॉन सिंगापुर डॉलर। ये पाउंड का था ना, तो मैंने पाउंड अपॉन सिंगापुर डॉलर उल्टा करके लिख दिया। अब मेरे को नीचे सिंगापुर डॉलर आ गया। अब मेरे को ऊपर क्या चाहिए? इसको एक बार भूल जाओ आप, इसको मत देखो थर्ड को। मेरे को अब टॉप पे क्या चाहिए? टॉप पे मेरे को रुपी चाहिए, तो रुपी वाली ट्रांजैक्शन देखता हूं। रुपी अपॉन डॉलर आएगा, ऊपर रुपी ले लिया, नीचे मेरे को डॉलर चाहिए। अब भाई मैंने इन दोनों को, इसको एक बार आप भूल जाओ, एक बार आप इसको मत देखो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मेरे को मैंने आपको ये बताया कि मेरे को बॉटम में सिंगापुर डॉलर चाहिए था, तो मैंने इसको ऐसे रिवर्स करके लिख दिया। टॉप पे मेरे को रुपी चाहिए था, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, बिकॉज यहाँ पर रुपी टॉप पे ही है, मतलब अदर करेंसी रुपी ही है। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब यार मेरे को ना क्रॉस रेट में मल्टीप्लीकेशन करना होता है। क्या ये दोनों कट रहे हैं आपस में? नहीं कट रहे। ये तो डॉलर है, ये यूरो है, सॉरी ये पाउंड है, तो दोनों तो कट ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? अब मैंने थर्ड करेंसी को देखा, अब थर्ड करेंसी को देखा और मैं इस कदर लिखूंगा कि ये दोनों कट जाए, उस थर्ड से दोनों कट जाए। तो मैं कैसे लिखूंगा? सोचो जरा। मैं लिखूंगा, देखो पाउंड चाहिए ना, सॉरी एक सेकेंड, ऊपर वाला पाउंड है ना,
ऊपर वाला पाउंड है, तो मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में पाउंड लिख देता हूँ, यहाँ पर डॉलर है तो यहाँ पर टॉप पे डॉलर लिख देता हूँ, डॉलर से डॉलर कट जाएगा, पाउंड से पाउंड कट जाएगा, और मेरा अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब मैंने लिख तो दिया, अब मेरे को देखना है क्या इसको रिवर्स करने की जरूरत पड़ रही है। देखो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में पाउंड है, डिनोमिनेटर में पाउंड ही लिखा, ऊपर डॉलर है, ऊपर डॉलर ही लिखा, रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरा क्रॉस रेट बन गया। अब मेरे को रेट्स की सिलेक्शन करनी है कि कौन से रेट लूंगा। ये तो लिख दिया कि भाई ये किस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना है, वो हमने पहचान लिया। अब हमें रेट्स की सिलेक्शन करनी है। अब रेट्स की सिलेक्शन कैसे करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। अब हम रेट की सिलेक्शन कैसे करेंगे, अब आपको ये समझना है कैसे करेंगे। देखो आपको सिंगापुर डॉलर चाहिए, आप गए सबसे पहले कि भाई आप इंडिया में गए, सबसे पहले आपने बोला कि मेरे को सिंगापुर डॉलर चाहिए, मेरे को सिंगापुर डॉलर दे दो, सिंगापुर डॉलर दे दो। इंडिया वाले ने बोला सिंगापुर डॉलर तो नहीं है, आपने बोला चलो ठीक है सिंगापुर डॉलर नहीं है, जो है वो दे दो। तो उसने बोला ठीक है मेरे पास तो यूएस डॉलर है, आप ले लो। अब आपने सिंगापुर डॉलर की जगह पे यूएस डॉलर खरीद लिया। अब आप यहां पर यूएस डॉलर खरीद रहे हो, यू आर बाइंग यूएस डॉलर एज ए कस्टमर। इफ यू आर बाइंग, आपको सस्ता मिलेगा कि महंगा, आपको महंगा मिलेगा। बैंक के हिसाब से सोचो, बैंक यूएस डॉलर बेच रहा है, अगर बैंक यूएस डॉलर मेरे को बेच रहा है तो बैंक महंगे में बेचेगा कि सस्ते में, महंगे में बेचेगा। उस बैंक के हिसाब से सोचो तो भी महंगे में। तो आप ऐसे कस्टमर सोच लो, आप यूएस डॉलर खरीद रहे हो, आपको हमेशा महंगे में मिलेगा। तो 45.90 का रेट मैं यहां पर यूज करूंगा, 45.90। ठीक है, पहला रेट आइडेंटिफाई हो गया। अब मैंने यहां से यूएस डॉलर खरीद लिया। अब यूएस डॉलर खरीद के मैं गया ये वाली मार्केट में, क्यों? क्योंकि यहां पर ही यूएस डॉलर की ट्रेड हो रही है, दूसरी तीसरी मार्केट में यूएस डॉलर की ट्रेड ही नहीं हो रही। तो मैं दूसरी मार्केट में गया, डॉलर लेके मैंने बोला यूएस डॉलर ले लो और मेरे को सिंगापुर डॉलर दे दो, क्योंकि मेरे को एसजीडी चाहिए। उसने बोला, लंदन वाले ने बोला सिंगापुर डॉलर नहीं है, हमारे पास तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जीबीपी है, आप हमारे साथ जीबीपी ले लो हमसे। तो आपने बोला ठीक है सिंगापुर डॉलर नहीं है, मेरे को यूएस डॉलर का पता नहीं क्या करना है, आप यूएस डॉलर ले लो, जो है वो दे दो। तो आपने यहां पर बोला ठीक है, अब आप यहां पर जीबीपी खरीदोगे, यानी कि पाउंड खरीदोगे। सो यू वांट टू बाय पाउंड एज अ कस्टमर। अगेन अगर आपको कुछ खरीदना है तो महंगे में मिलेगा, तो ठीक है, मैंने फिर से 1.7850 वाला रेट यूज करना है। अब 1.7850 वाला रेट यूज करके मैंने पाउंड खरीद लिया। अब आप पाउंड लेकर जाते हो तीसरी मार्केट में। अब आप बोलते हो पाउंड ले लो, सिंगापुर डॉलर दे दो। वो बोल रहा है ठीक है आप सही जगह पे आए हो, आप मेरे को पाउंड दे दो और सिंगापुर डॉलर ले लेना। सामने वाला ये बोल रहा है। अब मेरे पास पाउंड है, लेकिन मेरे को पाउंड दे के सिंगापुर डॉलर खरीदना है। तो मैं सिंगापुर डॉलर खरीदना है, मेरे को पता है, लेकिन मेरे पास है पाउंड देने के लिए, तो मैं पाउंड के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा। मैं पाउंड लेकर आया और मैं पाउंड तीसरी मार्केट में क्या कर रहा हूं, तीसरी मार्केट में मैं पाउंड बेच रहा हूं। सो एज अ कस्टमर इफ आई एम सेलिंग समथिंग, यहां पर देखो, यहां पर मैं पाउंड लेकर आया ना, पाउंड लेकर मैं क्या करूंगा, पाउंड को बेचूंगा, तभी सिंगापुर डॉलर मिलेगा। अब आपको पाउंड के पर्सपेक्टिव से सोचना है। मैंने पाउंड दिया, पाउंड दे रहा हूं, दैट मींस आई एम सेलिंग, मेरे को एज अ कस्टमर हमेशा कम पैसे मिलेंगे। इस वजह से मैंने सिंगापुर डॉलर में ये वाला थर्ड रेट, यहां पर ये वाला रेट लगाया 3.1575, ये वाला रेट लगेगा। सर आपने ऊपर ये वाला रेट क्यों लगाया? भाई ऊपर ना देखो, मैं ऊपर क्या था, यहां पर मैं डॉलर लेके आया था, मैंने बोला डॉलर, मेरे को डॉलर ले लो और जीबीपी दे दो, मेरे को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीदना था। अब आपको जो बेस करेंसी है ना, उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है। मैं बेस करेंसी का क्या कर रहा हूं, मैं बेस करेंसी को, जीबीपी को, यहां पर मैं यहां पे मैं यूएस डॉलर लेके आया था, मैंने बोला यूएस डॉलर ले लो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड दे दो। अब यहां पर मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी को खरीद रहा हूं, सिंस आई एम बाइंग, तो मेरे को महंगे में मिलेगा। कस्टमर को हमेशा वाट लगती है, हमेशा महंगे में मिलता है। सिमिलरली यहां पर मैं रुपी लेकर गया था, मैंने बोला डॉलर दे दो, सिंस आई वाज बाइंग डॉलर, तो मेरे को महंगा रेट मिला था। लेकिन यहां पर मैं पाउंड लेकर ही आ रहा हूं, बेस करेंसी में लेकर आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेस करेंसी मुझसे ले लो, बेस करेंसी ले लो, यानी कि पाउंड ले लो और एसजीडी दे दो, सिंगापुर डॉलर दे दो। अब मेरे को खरीदना डॉलर, सिंगापुर का डॉलर है और पाउंड देना है। अब मैं पाउंड बेच रहा हूं, तो जो चीज जब मैं बेचता हूं एज अ कस्टमर हमेशा मेरे को कम पैसे मिलते हैं, तो मैंने यहां पर एसजीडी कम वाला रेट लगाया। अब मैंने तीनों पे रेट लगा दिए। मैंने बताया आपको, ये एज इट इज लिखा था रुपी अपॉन सिंगापुर डॉलर, सॉरी रुपी अपॉन डॉलर, ये वाला मैंने जो रेट था एज इट इज लिखा था, तो मैंने एज इट इज 45.90 लिख दिया। ये मैंने आपको बताया था कि इसको हमने रिवर्स करा था, तो मैंने इसको 1/3.1575 कर दिया। रिवर्स क्यों करा था? देखो यहां पर जो सिंगापुर डॉलर है ये टॉप पे आ रहा है, लेकिन हमें बॉटम में चाहिए, तो मैंने रिवर्स करा। अब मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपको ये बताया था इसको रिवर्स करना है कि नहीं, इसको रिवर्स करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। देखो
यहाँ पर भी पाउंड नीचे ही आ रहा है, पाउंड नीचे आ रहा है, डॉलर ऊपर आ रहा है, डॉलर ऊपर आ रहा है, तो हमें इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो टॉप पे हम लिखेंगे 1.7850, तो मैंने 1.7850 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज कमिंग टू, आफ्टर मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद 25.9482 आ रहा है। अब 25.9482 पे मैं मार्जिन भी लगाऊंगा, देखो यहाँ पर आईसीआई ने भी निकाल दिया 25.9482, ठीक है, 25.9482 आया। अब इसमें ऐड एक्सचेंज मार्जिन कर दो 0.125%, सो 25.9482 का 0.125% अगर आप करते हो, इट इज कमिंग टू 0.0324, तो मैंने 0.0324 ऐड कर दिया, तो 25.9806 निकलकर मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली ये तो आ गया 28 फरवरी का। सिमिलरली अगर अब आपको ना 4 फरवरी का निकालना है, 4 फरवरी का अगेन आप ये यूज करोगे 45.97 मल्टीप्लाई बाय आप क्या 45.97 फिर डिवाइड करोगे किससे, डिवाइड करोगे 3.1380 से, 3.1380 से, और मल्टीप्लाई करोगे आप 1.7775 से, ये निकल कर आ रहा है 26.0394, देखो 26.0394 ये निकल कर आ गया, मैंने भी ये निकाला, देखो 26.0394 है ना। अब इसमें आप अगेन एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर दोगे, एक्सचेंज मार्जिन ऐड करो और ये आ गया। अब देखो पहले आपका जो रेट था, ये आपको सिंगापुर डॉलर जो था वो 25.9806 के हिसाब से मिलता, अब आपको 26 के हिसाब से मिला, यानी कि नुकसान हो गया। तो 26 रुपये माइनस 25 रुपये जो भी आया उसको आपने मल्टीप्लाई करा तो लॉस हुआ 2,28,250 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, फटाफट से आप एक बार, मैंने फुल स्क्रीन लगा दिया, फटाफट से आप पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन में मैं कुछ मार्किंग करके लाता हूँ अगर मेरे को कुछ मार्किंग करनी है तो, ठीक है जी। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे साथ फटाफट पढ़ लीजिए। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन ऑफ एमएनपी एंड कंपनी एंड इंडियन एक्सपोर्ट फर्म। एक इंडियन फर्म है, उसके एक्सपोजर्स दे रखे हैं डिफरेंट फॉरेन करेंसीज के, कुछ इनफ्लोज हैं कुछ आउटफ्लोज हैं, विच हैज नो फॉरेन सब्सिडरीज, उसकी कोई फॉरेन सब्सिडरीज नहीं है, इट्स फाइन। वो आपको बता रहा है करेंसी बता दी, इनफ्लोज बता दिए, आउटफ्लोज बता दिए, और उनकी स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट बता दिया। डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब देखो भाई, यूएस डॉलर का मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपको खुद से करना है, बहुत ईजी है। सो डॉलर में देखो आपको इतना इनफ्लो है, इतना आउटफ्लो है, ठीक है। सो दिस इज योर इनफ्लो 4 करोड़ का, और 2 करोड़ का आपका आउटफ्लो है। सो नेट इनफ्लो है, नेट में आपको 2 करोड़ का इनफ्लो आ रहा है। सो इन नेट 2 करोड़ का इनफ्लो, या फिर मिलियंस में बोल लो तो 20 मिलियन का इनफ्लो है, मैं 2 करोड़ बोल रहा हूं, एक ही बात है, ठीक है। सो 20 मिलियन का आपका इनफ्लो है, लेकिन अब इस चीज पे आपका स्प्रेड कितना है, अगर आप फॉरवर्ड लेते तो आपको बेनिफिट कितने का होगा, यानी कि अब इनफ्लो बढ़ेगा ना आपका, अगर आप स्पोर्ट के हिसाब से देखो तो 48.01 रुपीज के हिसाब से मिलेगा, फॉरवर्ड के हिसाब से देखो तो 48.82 के हिसाब से मिलेगा रुपीज। अब आपको 20 मिलियन डॉलर पे कितने का बेनिफिट हो रहा है, स्प्रेड कितने का है, दोनों का डिफरेंस 0.81, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 16.20 मिलियंस में आपको नेट में बेनिफिट हो रहा है एक्सपोजर पे, फॉरवर्ड की वजह से, ठीक है। सिमिलरली आप सबका निकाल लोगे, लेकिन जापानीज येन वाले में आप ध्यान देना, जापानीज येन वाले में ना आपका जो नेट है ना वो इनफ्लो की जगह आउटफ्लो आ रहा है, इनफ्लो की जगह आउटफ्लो आ रहा है। लेकिन सिमिलरली यहां पर इसका जो स्प्रेड है ना वो भी नेगेटिव में है, स्प्रेड भी नेगेटिव में है। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इन द नटशेल वो आपको प्रॉफिट ही देगा, बेनिफिट ही दे रहा है, समझ रहे हो, आउटफ्लो और डिस्काउंट पे, तो वो उसकी वजह से बेनिफिट हो रहा है, बस ये चीज है। और नीचे ही कमेंट में ये दिया हुआ है, इन जापानीज येन द नेट एक्सपोजर इज पेबल एंड द फॉरवर्ड रेट इज कोटेड एट डिस्काउंट इफेक्टिवली ऑफसेटिंग द पोजीशन। Likewise, in the remaining currencies, the net exposures are in receivable, but the related currency are at premium, offsetting the position in the respective currencies. ठीक है जी। अब now let's move on to the question number 11। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। हाँ जी, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अब आप मेरे साथ पढ़िए। The following two-way quotes appear in the foreign exchange market। स्पॉट रेट दे रखा है और 2 months फॉरवर्ड रेट आपको दे रखा है, ठीक है। $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज, इस तरीके से कोटेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स डायरेक्ट कोट दिया हुआ है, डायरेक्ट कोट फॉर इंडिया, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट कोट फॉर इंडिया दिया हुआ है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड अ फर्म सेल टू गेट 25 लाख रुपीज आफ्टर 2 months, यानी कि 2 महीने के बाद पूछ रहा है आपको कितने यूएस डॉलर बेचने हैं टू गेट 25 लाख रुपीज आफ्टर 2 months, मतलब आपको यूएस डॉलर बेचने हैं। इस केस में मैंने आपको वैसे भी बताया कि देखो यार, अगर आपको 25 लाख रुपए, जैसे इस केस में आपको रुपीज खरीदने हैं, रुपीज चाहिए, तो आप डॉलर को क्या करोगे, बेचोगे, अपोजिट है। तो डॉलर बेचना है, यानी कि सिंगल यूनिट करेंसी, बेस करेंसी आपको बेचनी है। सो इफ यू वांट टू सेल समथिंग एज अ कस्टमर इफ यू वांट टू सेल समथिंग, आपको हमेशा आपको कम
कम रेट मिलेगा, तो दैट मीन्स इस केस में 47 रुपीज़ का कोटेशन लगेगा, ठीक है, 47 रुपीज़ का कोटेशन लगेगा। तो आपको 25 लाख डिवाइड बाय 47 करना होगा। 25 लाख डिवाइड बाय 47, मैंने आपको बताया ये वाली करेंसी और जिस राइट हैंड साइड वाली करेंसी या फिर अदर करेंसी को देखो, ये भी रुपये ये भी रुपये सेम है, तो डिवाइड कर दो। सो 25 लाख डिवाइड बाय 47, दिस इज कमिंग टू 53,191.489। यहाँ पर देखिए 47 रेट यूज करा इन्होंने, 53,191.489 देखिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। पहला हो गया। अब पार्ट नंबर 2, हाउ मेनी रुपीज इज द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन $2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में अब आपको डॉलर खरीदने हैं, यू वांट टू बाय डॉलर। सो अगर आपको कुछ खरीदना है, डॉलर खरीदना है, तो आपको क्या सस्ता रेट मिलेगा? नहीं, महंगा रेट ही मिलेगा। 46 रुपीज़ 25 पैसे के हिसाब से आपको डॉलर खरीदने को मिलेंगे। सो 46.25 रुपीज़ देखो हमने यूज़ करा। अब यहाँ पर अगेन देखो आपको कितना ऑब्टेन करना है, $2 लाख। जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है, यानी कि $2 लाख, ये डॉलर में और ये रुपये में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 लाख इंटू 46.25, दैट इज 9250,000,000, ठीक है जी। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। अब पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बोल रहा है, अज्यूम द फर्म हैज $69,000। आज आपके पास $69,000 पड़े करंट अकाउंट में, जहां पर आपको कोई भी अर्निंग नहीं मिलती, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। पूछ रहा है ROI ऑन रुपी जो है इन्वेस्टमेंट है वो 10% है। अगर आप रुपी में आज कन्वर्ट करते हो तो आप 10% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुड फर्म एनकैश द US डॉलर, यानी कि आज डॉलर को एनकैश करके रुपीज में आज ही कर लो या फिर 2 महीने बाद। अगर आप आज एनकैश करते हो तो आपको $69,000 यानी कि टुडे एट स्पॉट रेट सेल करने। यू वांट टू सेल US डॉलर, अगर आपको सेल करना है तो आपको क्या रेट ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? सस्ता मिलेगा, कम मिलेगा? 46। तो 69,000 मल्टीप्लाई बाय 46 करोगे आप, आपको आज इतने रुपए मिलेंगे। 69,000 मल्टीप्लाई बाय 46, तो आपको 3174 समथिंग मिलेगा, 3174,000। अब इसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने की बात हो रही है। तो इसके ऊपर मैं 3174,000 जो है इसको मैं 10% से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, डिवाइड बाय 12 करूंगा। सो दिस इज कमिंग टू 52,900 रुपीज। तो 52,900 मेरे को मिल रहा है, और ये मेरा इतना मतलब मेरे को स्पॉट पे मिला था, और ये मेरा इंटरेस्ट इनकम होगा। दोनों को मैंने ऐड करा तो निकल कर आ गया 32,26,900, ठीक है। दिस इज समथिंग विच आई विल रिसीव इफ आई इनकैश इट टुडे। लेकिन अगर आज इनकैश नहीं करता, 2 महीने के बाद करता हूं, तो अगेन 2 महीने के बाद डॉलर बेचूंगा, तो क्या मेरे को कौन सा रेट मिलेगा? 47 या 47.50? डॉलर बेच रहा हूं, मेरे को कम रेट मिलेगा, कस्टमर की लगती है 47 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो 2 महीने बाद मेरे को कितना? 69,000 इंटू 47, 69,000 इंटू 47 अगर मैंने कर दिया तो मेरे को 32,43,000 रुपीज मिल रहा है। क्या ये मेरा 32,43,000 ज्यादा है? हाँ ज्यादा है भाई। तो 2 महीने के बाद ही इनकैश करो, इससे ज्यादा है ना, देखो। तो इट इज बेटर टू एनकैश द प्रोसीड आफ्टर 2 months एंड गेट द अपॉर्चुनिटी गेन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। आप फटाफट इस क्वेश्चन की ग्रीडिंग लगाइए, फिर ये क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ।